साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 का जो पेपर हुआ था आपका हिंदी का। और मैं जो है आपके हिंदी सब्जेक्ट वालों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने आरपीएससी ग्रेड सेकंड की तैयारी के लिए सोचा है। तो आपने अगर तैयारी के लिए सोचा है तो उससे पहले आपको इतना तो पता है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि अपना सिलेबस क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है पेपर पैटर्न देखना चाहिए कि पहले कैसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम जो है आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड का और सब्जेक्ट हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। हिंदी में आपके जो पेपर हुआ था, एक तो 2022 में हुआ था, एक हुआ था आपके 2000 आपके 23 में हो गया था, वो 2023 में हुआ था, सॉरी 2023 में, ठीक है। एक हुआ था आपके 2018 में सेकंड ग्रेड का पेपर, और एक हुआ था आपके 2016 में, और एक हुआ था आपके 2013 में। ये जो है हम इन पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये पेपर है, तो आज हम जो पेपर के जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो पेपर है आपका 2018 वाला। और 18 वाला जो पेपर है इसका बिल्कुल मैं जो है बिल्कुल विश्लेषण से आपका जो है इसको सोल्व करवाऊंगी, क्योंकि आपको जो है पुराने प्रश्न देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि पिछले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आपको, अब कैसे प्रश्न इसके इर्द गिर्द पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले 2018 का पेपर सोल्व करेंगे, उसके बाद हम 2016 का, और फिर 2013 का, फिर सबसे लास्ट में 2023 का करेंगे। 2023 का पेपर सबसे लास्ट में इसीलिए करेंगे कि आपको इतना पता लग जाना चाहिए कि 2013 का, 16 का और 18 का जो पेपर था उसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होकर आपके वापस 2023 के पेपर में मिले हैं, ताकि इससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाए कि पुराने प्रश्न भी जो है वापस रिपीट होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले 2018 वाला जो पेपर आपका हिंदी का जो आपका हुआ था 1 नवंबर को, ठीक है, इस पेपर के बारे में हम चर्चा करते हैं। और इसमें आपका सबसे पहला प्रश्न था, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है। साथियों, पेपर का जो पैटर्न है बिल्कुल ज्यादा ना तो डेप्थ है और ना ही जो है आपका लो लेवल है कि जैसे ऐसा भी नहीं है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जैसे सबसे पहले आपके जो 4 पार्ट आते हैं आपके हिंदी साहित्य के इतिहास में, मैं आपको जो है एक बार पेपर को जो है क्वालिफाई करने का वो बता देती हूँ कि कैसे आप जो है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड को जो है कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे आपके सबसे पहले मैं बात करूँ, आपके सबसे अच्छा और बड़ा पार्ट होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए मैं बात करती हूँ अभी, आपके हिंदी साहित्य का इतिहास होता है जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा पार्ट होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से जो है आपके इसमें से भी कम अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है 50% जो है 40 से 50, ठीक है। 40 से जो 50 प्रश्न आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को जो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो आपके गद्य साहित्य का जो भाग है वो भी आपके इसी में हिंदी साहित्य के इतिहास में ही ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे बड़ा आपके व्याकरण वाला पार्ट है, ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कम से भी कम आपके व्याकरण के जो है 45 से 50% जो है आपके व्याकरण के आते हैं, जिसमें आपके संपूर्ण व्याकरण सबके आपके जैसे मुहावरे के 2%, 3%, लोकोक्ति के 3%, संधि के 3%, विलोम शब्द के शब्द शुद्धि और जैसे आपके वाक्य शुद्धि, इनके तो आपके 3-3% भी एग्जाम में आ जाते हैं। आपके उपसर्ग के प्रश्न, हर एक जो भी जितना भी आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है उन सबके आपके 3-3%, 2-2% आप अच्छी तरीके से जो है कंटेस्ट करके ही जाए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके तो टीचिंग मेथड, ठीक है। टीचिंग मेथड आपके यानी कि अगर मैं बात करूँ शिक्षण विधियाँ, ठीक है, टीचिंग मेथड की मैं बात करती हूँ, ठीक है। आपके अगर टीचिंग मेथड की मैं बात करूँ तो आपके 20 क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं टीचिंग मेथड के, है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके काव्य शास्त्र वाला पार्ट होता है एक, ठीक है, काव्य शास्त्र का। अगर यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ साथियों तो काव्य शास्त्र में आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं कि 15 क्वेश्चन आपके काव्य शास्त्र के आने ही हैं। इसमें आपको करना क्या होता है काव्य शास्त्र के, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 15 में से कम 12 प्रश्न आप
सही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आपके आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर हुआ है, ठीक है, ग्रेड फर्स्ट का जो पेपर हुआ है, उसके आप जो उसमें आपके जो 2022 का उसमें जो भी पेपर हुए 5 साल पुराने पेपर, उनका जो काव्य शास्त्र के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, उनको आप कहीं से भी, जैसे आप या तो गूगल की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर यहाँ में जो आपको पेपर का एनालिसिस करवा रही हूँ, तो यहाँ आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं, या फिर सबसे बेस्ट ये है कि मैं जो है काव्य शास्त्र के आपको 10 पेज के अंदर या 15 पेज के अंदर मैं आपको जितने भी अब तक के पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चन, और अगर मैं बात करूँ तो आपके जो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के जो पेपर हुए हैं उन सब में से, और आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड के ये भी, और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी, ठीक है, इन सब में अब तक जितने भी काव्य शास्त्र के प्रश्न जो पूछे गए हैं, सबको मैं एक साथ इकट्ठा करके, और आपको जो है कम से कम 10-15 पेज ही होंगे, उन सबके जो पुराने क्वेश्चन है मैं सबको आपको काव्य शास्त्र के अलग से जो है यूट्यूब पे लेके आ जाऊंगी, ठीक है। उसमें से आपको 12 क्वेश्चन की मेरी गारंटी है कि 12 क्वेश्चन आपको सेम डिक्टो देखने को मिलेंगे। विश्वास नहीं है अगर आपको, तो आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, और आप पुराने जितने भी अब तक हुए हैं ग्रेड फर्स्ट के और सेकंड के, जिसमें आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी आपको जो है देखने हैं, इनको मिला के अगर आप देख लेना, काव्य शास्त्र वाले एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके काव्य शास्त्र में इनसे पुराने क्वेश्चनों में से बाहर आया है। अगर आपको काव्य शास्त्र का जो है समझ में नहीं आ रहा है, और आपको कम समय में अगर अच्छा क्वेश्चन करना है, तो आप पुराने क्वेश्चन ही देख सकते हो काव्य शास्त्र के, तो ठीक है। रही आपकी टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन है, इसमें से आपको जहां तक मेरा अंदाजा है कि 15 क्वेश्चन कोई भी सही कर लेता है टीचिंग मेथड के, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो इतना टफ नहीं आते हैं टीचिंग मेथड के। व्याकरण के जो प्रश्न आपके जो है 45 में से 50, जैसे 45 क्वेश्चन है, तो लगभग 40 क्वेश्चन सब कर लेते हैं, ठीक है। 45-40 क्वेश्चन, 40 से 50 के बीच में, जैसे कभी मान लो 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, ठीक है, तो इतना क्वेश्चन भी सब कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के, इतिहास के तो आप थोड़ा कम कर पाते हो। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके एक आता है यूजी पार्ट आता है कॉलेज का, ठीक है, जिसमें आपके कुछ कहानियां निबंध वगैरह लगा हुआ है, और आपके जैसे तुलसीदास का बालकांड वगैरह ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे करके, और आपको आपका सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपका पढ़ने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर फिर भी इस बारे में अगर मैं और चर्चा करूंगी, तो मेरे इसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम इसका एक बार जो है बिल्कुल डीपली से, या फिर बिल्कुल एक बार आप समझा दीजिएगा एक बार, वो कैसे कि कहाँ से कितने प्रश्न और किस टॉपिक में से कैसे प्रश्न आते हैं। और पुराने क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के, इतिहास के भी जरूर देखने चाहिए, जो कि मैंने 10,000 प्रश्नों के एमसीक्यू अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल पढ़ा रखे हैं, ठीक है। अब हम अपने इस पेपर के बारे में बात करते हैं। अब से किसी पेपर के जब मैं पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगी, तो उसके सामने मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये अपना जो आज है, इस वीडियो को जितने भी लोग देखेंगे, तो वो सब जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसलिए मैंने इस पेपर में जो है आप लोगों को बता दिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में ही बात करेंगे। पहला प्रश्न था आपका, इनमें से पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है। साथियों, इसमें विशेषण की उत्तम अवस्था पूछी है आपके। इसमें 3 अवस्था होती है, 3 अवस्था में से इसमें कौन सी पूछी है आपको, उत्तम अवस्था पूछी है। अब इसमें उत्तम अवस्था कौन सी है, जैसे पहले आपका, उसने सुंदर चित्र बनाया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, वह मुझसे बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है, वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है। और चौथा ऑप्शन है, हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है, ठीक है। तो आपकी 3 अवस्था होती है, तो तीनों अवस्था में हमारा जो चौथा नंबर का ऑप्शन है, वह कक्षा में जो है सबसे होशियार छात्र है। जो आपका हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है, एक तो होशियार है और एक सबसे होशियार है, तो वह ये कौन सा हो गया, उसकी उत्तम अवस्था हो गई। कौन सा, यह जो है उसकी उत्तम अवस्था हो गया, कौन सा, चौथे नंबर का ऑप्शन। ये बिल्कुल आपका जो है सही माना जाएगा, और आरपीएससी ने भी जो है आपके यहाँ पे चौथे नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल सही माना था, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से आक्रामक क्रिया है। आक्रामक क्रिया का जो है आपको क्वेश्चन पूछा है। साथियों, अगर आपको उत्तम अवस्था की अगर डेफिनेशन नहीं आती हो, तो मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है। उत्तम अवस्था के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थानों की तुलना की जाती है, तथा किसी एक को जो है सबसे अच्छा या सबसे बुरा कहा जाता है, वही उसकी उत्तम अवस्था होती है, ठीक है। यानी कि किसी, जैसे पूरी कक्षा है,
पूरी कक्षा में क्या, जैसे पूरी कक्षा में 60 छात्र बैठे हैं, 60 में से जैसे एक तो कि पूरी कक्षा में लगभग सबके समान जो है अंक आए हैं, एक उसमें से किसी के 5 के समान अंक आए हैं, और एक जो है किसी एक के ही जो है 100 में से 100 आए हैं, वही उसकी क्या है, उत्तम अवस्था है। ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया है। पहला ऑप्शन है लिखना, दूसरा ऑप्शन है पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है आपका नाचना, और चौथा ऑप्शन है देखना। तो यहाँ अगर हम अकर्मक क्रिया के बारे में बात करते हैं तो आपका जो नाचना है वो अकर्मक क्रिया है, बाकी आपका जो लिखना, पढ़ना और देखना ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि मैं बात करूं अगर क्रिया का फल और व्यापार कर्ता को ही मिलता हो तो वो क्या कहलाती है, आपके अकर्मक क्रिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे अगर किया गया कर्म का फल जो अगर है खुद पे हो तो अकर्मक क्रिया, अगर दूसरे पे हो तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही माना था, किसने, आरपीएससी ने। ठीक है, तीसरे नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पहला ऑप्शन है, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। दूसरा ऑप्शन है, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है। तीसरा ऑप्शन है, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। और चौथा ऑप्शन आपके सामने, मैंने दुकान से फल खरीदे। तो यहाँ अगर हम बात करें तो द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। किसने, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। ये क्या है, आपके द्विकर्मक क्रिया है। तो आपका यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर मैं बात करती हूँ। चौथे नंबर का जो प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अब देखो आप क्रिया के कितने प्रश्न आए हैं, एक बार आप यही देखना। आपके एक प्रश्न अकर्मक क्रिया, दूसरा पूछ लिया द्विकर्मक क्रिया, और तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया प्रेरणार्थक क्रिया। अब आपके, मैंने यही कहा था थोड़ी देर पहले कि आपके क्रिया के जैसे मान लो कभी 2 प्रश्न पूछ लिए और कभी 3 प्रश्न पूछ लिए, क्या पता कभी 4 प्रश्न पूछ लिए। ये आपको जो है एग्जामिनर पर डिफरेंट करता है, पेपर बनाने वाले पर डिफरेंट करता है, आरपीएससी पर डिफरेंट करता है कि वो कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे ले लेवे। ठीक है, तो आपको जो है व्याकरण वाला पार्ट तो बिल्कुल ऐसे कंठस्थ रखना है कि उसमें से आपका एक भी जो प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है हंसाना या फिर जगाना, तीसरा ऑप्शन है लिखवाना, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका भूलना। अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करते हैं तो कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो आपकी जो भूलना है ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। बाकी हंसाना, जगाना और लिखवाना ये तीनों जो है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, जैसे किसी क्रिया से ज्ञात हो कि जैसे कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कहती हूँ यहाँ बैठी बैठी कि जाओ आप मेरे लिए पानी लेके आओ, किसी का नाम लेके कहूँ मैं कि सुमन मेरे लिए पानी लेके आ, तो वो क्या हुआ, प्रेरणा। क्योंकि मैं खुद मेरा काम नहीं करके मैं किसी और से मेरा काम करवा रही हूँ, तो वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। अभी देखो यहाँ विशेषण का प्रश्न आया कि क्रिया विशेषण किसमें नहीं है। पहला ऑप्शन है अनगिनत में, दूसरा ऑप्शन है हाथों हाथ, तीसरा ऑप्शन है एकाएक, और चौथा ऑप्शन है चुपचाप। ठीक है, अगर यहाँ मैं बात करूँ कि क्रिया विशेषण किसमें नहीं है तो आपके अनगिनत जो है इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी हाथों हाथ, एकाएक और चुपचाप में जो है आपके क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की विशेषता का पता चलता है, जैसे हम बात करते हैं जैसे धीरे धीरे, हाथों हाथ, चुपचाप, एकाएक, ये क्या है, आपके क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो आपको आगे भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। छठा प्रश्न आपका, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में जो है निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, तुम कहाँ तक जा रहे हो। दूसरा ऑप्शन है, मैं भी साथ चलूंगा। वह तो नहीं चलेगा। और चौथा ऑप्शन है, वह पढ़ाई कर रहा है।
अगर यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ आपके जो है वह पढ़ाई कर रहा है, ये क्या है आपके, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निपात होते कौन कौन से हैं, ठीक है, और निपात होता क्या है। तो जो वे किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके जो है अर्थ में विशेष प्रकार का जो है परिवर्तन ला देते हैं, उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। कैसे, जैसे तुम कहाँ तक जा रहे हो, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा, मैं के बाद में क्या आया, बी, ठीक है, वह तो आ गया, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं निपात होते कौन कौन से हैं, तो जैसे ही हो गया एक, तो ये आपके निपात है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बी भी आपके निपात है, तो हो गया। और अगर मैं बात करूं तो बर हो गया, ठीक है, केवल हो गया आपके, ये निपात आपके, ठीक है। ये निपात के कुछ जो है आपके सामने एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और एक हो गया मात्र, ये आपके कुछ निपात है, इनसे आप आराम से पहचान कर सकते हो किसी वाक्य की, तो आपको आगे से ध्यान रखना है। 7वें प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है, ठीक है। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है थोड़ी, या फिर आपका जो है धीरे धीरे, या फिर ताकि, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है जल्दी। अब आप लोग मुझे बताओ सबसे पहले कि समुच्चय बोधक शब्द होते कौन कौन से हैं। यहाँ अगर मैं बात करती हूँ समुच्चय बोधक शब्द के बारे में, वो होते हैं आपके एक तो या, और, कि, और अगर मैं बात करती हूँ अथवा, ठीक है, अथवा भी आपका क्या है, समुच्चय बोधक है। और अगर मैं बात करती हूँ आपके और ताकि, ये सब क्या है आपके समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको एक जो प्रश्न है इसमें से आप आराम से आंसर बता सकते हो कि पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा हो गया आपके, ताकि, ठीक है। तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से संकेतार्थक वाक्य है, कौन सा संकेतार्थक वाक्य है। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके सामने संकेतार्थक वाक्य पूछा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो है वह कल जयपुर जाएगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, कक्षा में शोरगुल मत करो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक है। अब संकेतार्थक वाक्य होते क्या है, सबसे पहले तो वो जैसे किसी और की तरफ संकेत करके कहें। यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, ये कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ जिसमें अव्यय की सहायता से किसी पूर्व वाक्य की घटना से, यानी उसके बाद के वाक्य की घटना का संकेत मिलता हो, उसे संकेत वाचक जो है हम जो वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, ऐसे शब्द है कुछ जो आपके संकेतार्थक वाक्य के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, ये आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन। यदि वह कहेगा तो कौन, जो सबके सामने है, या फिर किसी और के लिए कह रहा है, किसी और की तरफ संकेत करके कह रहा है कि अगर यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। शायद मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही वो कर दिया इसके अंदर पेन का, तो थोड़ा मैं हटा देती हूँ और आपको जो आंसर है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ डायरेक्टली, ताकि थोड़ा आप जो है कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। ये आपका इसमें दूसरा नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपका जो 90 नंबर का प्रश्न है, मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। यहाँ हम बात करते हैं, जिसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहन के दोस्त। अब इसमें उद्देश्य का विस्तार क्या है, मोहन के दोस्त, या फिर सोहन ने, या फिर आपके परीक्षा में, या फिर प्रथम स्थान, इसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ हम बात करते हैं उद्देश्य के बारे में, तो मोहन के दोस्त, ये इसका उद्देश्य है कि किसने, मोहन के दोस्त, ये उद्देश्य है, ठीक है। कौन सा है, मोहन के दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, इनमें समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है रात भर,
क्या रात भर में जो है अव्ययभाव समास है? तो बिल्कुल ये सही है। सुमेलित नहीं पूछा है, इस बात का आपको एग्जाम में जब बैठो तो माइंड में ये बात तो ध्यान रखनी है कि असत्य पूछा है कि सत्य है। ठीक है, तो रात भर में आपके अव्यय समास बिल्कुल सही है। भूमिगत में आपके तत्पुरुष समास जो कि आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, चराचर में आपके द्वंद्व समास जो कि बिल्कुल चरा चर और अचर। ठीक है, तो आपके इसमें भी जो है आपके और शब्द का योजक शब्द का प्रयोग हुआ है, और अथवा इनका प्रयोग होता है, तो आपके वहां पे द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यहाँ पे भूमि को आगत तो आपके तत्पुरुष सही है, रात भर तो ठीक है, ये भी आपका अव्ययभाव समास सही है। प्रत्यारोप, प्रत्यारोप में कौन सा समास है आपके यहाँ पे? तो प्रत्यारोप में जो है आपके कर्मधारय समास इसमें ऑप्शन में दे रखा है जो कि गलत है। ठीक है, इसमें कौन सा है आपके? इसमें आपके प्रत्यारोप में प्रतिधन प्रतिधन आरोप, प्रतिधन आरोप। आप इसमें एक बार संधि विच्छेद करके देखो, और जहां प्रति वाले यथा और प्रति वाले शब्द हो वहां कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो आपका यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? पहला जो ऑप्शन है, उत्तर में उत्तर, उत्तरोत्तर। नीति निपुण, नीति में निपुण। लघुतर, लघु है जो उत्तर। विवाहेतर, विवाह से इतर। तो यहाँ अगर हम देखते हैं कि किसमें सही नहीं है, तो यहाँ पे उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, उत्तरोत्तर नहीं होता है साथियों। यहाँ पे उत्तर में उत्तर जो है आपके उत्तरोत्तर नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका 12वें नंबर का। क्लास आपको बिल्कुल शेयर करनी है, आपके जितने भी साथी लोग हैं। ठीक है, सबको आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी पीडीएफ की बात करती हूँ। आपको 5 साल पुराने जो क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से। आप अगर जाके सर्च करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, प्रबोध क्लासेज के नाम से। अगर आपको वहां नहीं मिले तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले, और इसके जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो आपको जरूर वहां पे हमारे जो है अबाउट लिखा हुआ, अबाउट लिंक। ठीक है, वहां पे आपको हमारी अदर्स जो लिंक है सारी मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, हमारे इंस्टाग्राम पेज की मिल जाएगी, फेसबुक की मिल जाएगी। ठीक है, और हमारा जो है वेबसाइट, गूगल वेबसाइट हमारा, वो भी आपको जो है यहाँ से उसकी भी लिंक मिल जाएगी। जैसे आपको किसी भी प्रकार का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हो, या फिर जो है आप हमारे जो है गूगल वेबसाइट से भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों से। अगर आपको जैसे पूछ की रात कहानी चाहिए, तो मैंने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने पूछ की रात के 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ डाल रखी है, और उसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए बात कर रही हूँ कि आपके जो पूछ की रात कहानी वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, और उसके जो 50 प्रश्नोत्तर है महत्वपूर्ण, वो भी मैंने बिल्कुल करवा दिए हैं। ठीक है, आपको यूजी वाला पार्ट में बिल्कुल करवाऊंगी, आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न के बारे में फिर से। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? नहीं पूछा कि कौन सा विकल्प है जो कि गलत है। जैसे पहला ऑप्शन है योग्य धन ईस बराबर योगेश। दूसरा ऑप्शन है सट धन आनंद बराबर सडानंद, ये तो बिल्कुल सही है। नव धन उड़ा बराबर नवोडा। नवोडा का अर्थ क्या होता है? दुल्हन, नई नई नवेली दुल्हन, यही होता है ना। वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका जो है योगेश, इसमें योग धन ईस होता है। क्या होता है? योग धन ईस होता है, ना कि योग्य धन ईस होता है। ठीक है, योग धन ईस बराबर योगेश। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे जो है पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न है 13वें नंबर का। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछा कि किसमें नहीं हुआ है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है अनुपयोगी, दूसरा ऑप्शन है अनुदात, दूसरा अनुदात, अनुदन उपयोगी, अनुदन उदात। ठीक है, तो इसमें अंदन उदात, अंदन उदात होता है, ना कि अनुदन उदात होता है, अंदन उदात। ठीक है, तो आपके इसमें जो है पहले नंबर का ऑप्शन ही है जो आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पहले नंबर का ही जो है आपका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, और यही आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा अनुमान, अन्वेषण, अनुभव और अन्वेषण, और चौथा है अनुभव और अनुराग। ठीक है, बाकी सब में आपके अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 14वें नंबर का प्रश्न, 14 नंबर का। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में जो है आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है?
अगर यहाँ मैं बात करती हूँ पर्यटन, दूसरा ऑप्शन है नक्ता, तीसरा ऑप्शन है संकल्प और चौथा ऑप्शन है हमराज। तो यहाँ आपके जो है किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो नक्ता, नक्ता में जो है आपके उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है आपके देशज शब्द है। क्या है ये, एक देशज शब्द है नक्ता। इसमें आपके हमराज में हम उपसर्ग है, संकल्प में सम उपसर्ग है, पर्यटन में परि उपसर्ग है। ठीक है। 15वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? महात्म्य, सौंदर्य, भारतीय और आदित्य। अगर इसमें मैं बात करती हूँ तो आपके भारतीय शब्द है, इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भारत धन ई होता है। क्या होता है, भारत धन ई। तो ई है यहाँ पे प्रत्यय, ना कि यह प्रत्यय है। ठीक है। तो आपका इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है? ये प्रश्न जो आपका राक्षस वाला पर्यायवाची है ना, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया, पटवार में पूछा गया। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो उससे पहले आपके बीएसटीसी में पूछा गया राक्षस वाला पर्यायवाची, और आरएस में भी पूछा, सॉरी एसआई का पेपर में, एसआई के पेपर में आपका जो राक्षस का पर्यायवाची पूछा गया है। तो बिल्कुल आपके ये महत्वपूर्ण है, राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। तनुज, मनुजाद, यायावर और दानव। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपका राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा, यायावर जो है आपके राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। 17वें नंबर का ऑप्शन है रिजु शब्द का पर्यायवाची है। रिजु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सीधा, भंगुर, वक्र और कठोर। तो रिजु शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा आपके? सीधा, सीधा या फिर ईमानदार, ईमानदार भी हो सकता है। ठीक है। अगर यहाँ ऑप्शन में ईमानदार होता तो भी आपका सही जाता। ठीक है। या फिर सच्चा, सच्चा मान सकते हो, सीधा मान सकते हो, साधारण मान सकते हो, ईमानदार मान सकते हो। ठीक है। 18वें नंबर का प्रश्न है, सघन का विलोम है। सघन का विलोम क्या होता है? विरल, अचल, जटिल या फिर गहन। तो सघन का तो सीधा सीधा आपको पता है कि सघन का विलोम क्या हो जाएगा, तो विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरल। ठीक है। 19वें नंबर के प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपका प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द विलोम युग्म है, एक दूसरे के जो है विपरीत सही है? ठीक है। आकुल का व्याकुल, कटु का तिक्त, हताश का निराश और सुरती का वीरती। तो किसमें युग्म जो है बिल्कुल सही है? तो आपका जो है यहाँ पे सुरती का जो है अर्थ काम या कीड़ा, जबकि वीरती का अर्थ जो होता है उदासीनता या फिर वैराग्य होता है। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख, पंख शब्द पंख से संबंध नहीं है? ठीक है। पंख से संबंध नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है कीचड़, दूसरा है दलदल। दलदल का मतलब भी कीचड़ी होता है, और कीचड़ का मतलब भी पंख यानी कीचड़ी होता है। ठीक है। और पंख और आपके जो पाप, ये भी आपका जो है पंख का अनेकार्थक शब्द ही है। पंचक जो है आपका, इसका अर्थ क्या होता है? पांच, पांच नक्षत्र, जैसे होता नहीं कि पांच नक्षत्र, या फिर पंचकूटा, वो भी पंचक में आता है ना। तो वो आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बाकी सब आपके जो है अनेकार्थक शब्द है किसके? पंख के। ये तीनों आपके जो है पंख के अनेकार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में चपल और चपला शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? चप्पल और चपला। चप्पल का अर्थ क्या होता है? चप्पल का अर्थ क्या होता है? आप लोग मुझे ये बताएंगे कि चप्पल का अर्थ क्या होता है? चप्पल का अर्थ होता है आपके चंचल। क्या होता है? चंचल। और चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली। आप यहाँ से बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो, ये तो सबको आता होगा। चपला का अर्थ क्या होता है? चपला का अर्थ बिजली होता है। ठीक है। अब बिजली तो आपके सेकंड नंबर के इधर देखो, सेकंड नंबर में आपके इधर चपला बिजली कहीं नहीं दिखा हुआ ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन है दूसरे, यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है, कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा इसके लिए? कुलांगार। क्या होगा? कुलांगार। ठीक है। 23वां प्रश्न, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है। निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? विद्वता, जीर्ण शीर्ण, प्रतिद्वंदी और मल्लयुद्ध। तो आपके अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें?
मल्लयुद्ध। ये जो है मल्लयुद्ध नहीं होता है। ये क्या है? मल्लयुद्ध नहीं होता, ये होता है मल्ल युद्ध। जैसे म, अर्ध ल और फिर पूरा ल, ठीक है, और फिर युद्ध। ये आपके मल्ल युद्ध होता है, ना कि मल्ल युद्ध होता है, ठीक है। तो चौथे नंबर का ऑप्शन जो आपका गलत है। 24वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? क्रियान्वयन, गरिष्ठ, सिद्धस्थ, टिप्पणी, ठीक है, हितैषी, प्रशस्त, उद्दंड और सर्वोपरि। तो सब में शुद्ध कौन से हैं? तो आपके तो हितैषी बिल्कुल ये सही है, और प्रशस्त, ये दोनों जो आपके बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन ही यहाँ पे जो है आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। 25 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। आपको पेपर करना ना साथियों, तो सोच सोच के करना, ऐसा नहीं कि फटाफट से हाँ ये हो सकता है, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा किया तो फिर घर पे जाके पछताना पड़ता है ना। तो आपको सोच सोच के एक प्रश्न का पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उस चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। अगर क्वेश्चन एक तो पढ़ते ही आंसर आ गया तो डायरेक्ट उसी, अपने को कंटेस्ट याद है तो डायरेक्ट उसी को जाके ऑप्शन में ढूंढो, चारों ऑप्शन पढ़ो मत ढूंढो, आपको वही आंसर ढूंढना है जो आपको बिल्कुल याद है कंटेस्ट, ठीक है। एक तरीका होता है कि आपने प्रश्न पढ़ा, चारों ऑप्शन देखे। अब अगर आपको लगता है कि मैंने चारों ऑप्शन देख लिए, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ये वाला हो सकता है, ठीक है, जैसे 1 2 ये 3 और ये 4 ऑप्शन है। आपको लग रहा है जैसे प्रश्न पढ़ा यार ये भी है ये भी है ये भी है, लेकिन थोड़ा ठीक है, जैसे आपको पहला कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर उसके बाद आप जैसे क्रॉस करो कि दूसरा वाला ऑप्शन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तीसरा और चौथे में कंफ्यूजन है। पहली बात तो आपको पता नेगेटिव है कितना, 1/3 नेगेटिव है, तो आपको जो है रिस्क लेनी नहीं है। जो रिस्क लेता है वो पीछे रह जाता है, वो भी कितने कैसे पॉइंटों से, कि मैं पॉइंटों से रह गया, उसका यही रीजन है कि वो रिस्क लेता है एग्जाम हॉल में बैठकर। तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, बिल्कुल जितना आए उतना करना है। हाँ, माना कि आप 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे आप रिस्क ले सकते हो कि ठीक है यार, मुझे इन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन छांटना है, तो फिर आप उसके बाद सोच सकते हो कि ये तो बिल्कुल नहीं लगा, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मैंने कहीं पढ़ा लग रहा है, मुझे कहीं पढ़ा हुआ लग रहा है, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। कितने प्रश्नों पे? वो भी मात्र 3 से 5 प्रश्नों के ऊपर। इससे ज्यादा रिस्क कभी मत लेना एग्जाम में, नहीं तो फिर अपने को जो है खुद को पछताना पड़ता है, ठीक है। निम्नांकित में शुद्ध शब्द है। 25वें नंबर का प्रश्न है कि आपको शुद्ध जो है शब्द पूछा है। मद्देनजर ये गलत है बिल्कुल, बावजूद, बावजूद बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बावजूद नहीं होता, बावजूद होता है। सूझबूझ, सूझबूझ भी आपका जो है गलत है, इसमें मात्रा का मिस्टेक है। तंदुरुस्त है, ये बिल्कुल जो है आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में अशुद्ध वाक्य है। अब अशुद्ध वाक्य पूछा है, ठीक है। अब आपको देखना है, नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, बच्चे छत पर उछल कूद रहे हैं, शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, ठीक है। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? नौजवान कौन से होते हैं? युवक ही होते हैं, ठीक है। तो आगे आना चाहिए ये नौजवान और युवक दोनों शब्द एक साथ यूज हुआ है, तो इनको काट दो। तो आपका पहले नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है। अब आपके देखो शुद्ध अशुद्ध के 3 प्रश्न आए हैं, शब्द के और वाक्य के आपके 2 प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। मैंने कहा था ना कि आपको 3 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से करना है ग्रामर को। इनमें से अशुद्ध वाक्य है, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, मुझे बहुत प्यास लगी है, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, और इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। तो अगर यहाँ भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, परागो पुष्पों, तो यहाँ बहुवचन हो गया, तो वापस परागो, परागो नहीं पराग, क्या होता है? पराग को चूसता है। तो आपका जो है यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि भ्रमर जो है पुष्पों के पराग को चूसता है, परागों को नहीं चूसता, ठीक है, बहुवचन नहीं होगा यहाँ पे। 28वें नंबर का प्रश्न है, अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है, ठीक है। अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे जो है खाल खींचना, खून खोलना, खाक में मिलना और गांठ बांधना, खून खोलना जो है, ठीक है। आपने देखा होगा जब किसी की लड़ाई होती है तो इसका तो खून दौड़ रहा है पीटने के लिए उसको, है ना, यही होता है ना। तो बस वही है, ऐसे निकाल लिया करो मुहावरे को। तो इसके बाद आगे अगर मैं बात करती हूँ, आपका आगे एक जो है आपके सामने जो है गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है और फिर आपको जो है आपके आंसर
सही करने। सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुज की मेघा का सहारक है। जो कहे सोच मत स्वयं बात, जो कहूँ मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कहे अराती प्रबल उसको। ये पद्यांश है साथियों, गद्यांश नहीं है, ठीक है। नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता कर दे अविचारी है, बेड़िया बुद्धि को जो देता जुल्मी है अत्याचारी है, ठीक है। अब आपको पूछा यहाँ अराती शब्द का अर्थ क्या है। अराती शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो है क्या हो जाएगा, शत्रु, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से आंसर देना है। यहाँ पे अराती शब्द का जो आया इसमें अर्थ वो क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अराती शब्द। नर की स्वतंत्रता की मणि का तो कहे अराती प्रबल उसको, तो अराती शब्द का अर्थ क्या आया है यहाँ पे, शत्रु आया है। उक्त पद्यावतरण का केंद्रीय भाव क्या था, इसका केंद्रीय भाव क्या था। अगर इसके केंद्रीय भाव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोचने विचारने की स्वतंत्रता, इसका जो है चौथे नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, दास्ता का प्रचारक कौन है। दास्ता का प्रचारक कौन है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके विकास की संभावनाएं नकारने वाला। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है। तो स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई थी आपके, तो आपके जो है 32 में मणि से दी गई थी। किससे, मणि से, आपने पढ़ा होगा अभी जस्ट यहाँ पे मणि से, ठीक है। तो मणि से दी गई थी। 33 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपके जो भोजपुरी है ये जो है आपके 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं है। आपकी भाषा से संबंधित जो है प्रश्न आया है आपके सामने, तो आप बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न 34 नंबर का, अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है। अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो है आपके ये आपके दिया जाता है महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलाराम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय है। बोलाराम का जीव जो कहानी है उसका जो व्यंग्य विषय यानी उसकी विशेषता जो है क्या है, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, गलत नीतियों के कारण सरकारी योजनाओं की विफलता, शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता, बेरोजगारी जनित अपराधवर्ती। तो आपके यहाँ पे जो है 35 नंबर के क्वेश्चन में जो है आपके शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता, ठीक है। बिल्कुल आरपीएससी ने जो है आपके तीसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही माना था। युवाओं से निबंध शैली किस शैली में लिखा गया। युवाओं से निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो 36 में अगर मैं बात करूँ आपके यहाँ पे, तो 36 में जो है आपके संबोधन किस शैली में, संबोधन शैली में। अगला प्रश्न आपका, तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पी नह पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्ची सुजान। इस दोहे में निहित भाव क्या है। 37 में अगर हम बात करते हैं निहित भाव क्या है, इसमें परिग्रह है या फिर संयम है, प्रकृति प्रेम या फिर परोपकार। तो इसमें क्या है, परोपकार, ठीक है। 38 नंबर का प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है, तो कौन सी है। तो इनकी जो है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, वेणुलो गुंजेदरा और मरण ज्वार। तो हिम तरंगिणी जो है इनकी, ये महत्वपूर्ण, पहले भी कहीं पूछा गया है तो आपको फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है। दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र है, तो 39 में अगर मैं बात करती हूँ आपके, तो कौन सा है, पन्ना। कौन सा है, पन्ना जो है इनका एकांकी केंद्रीय पात्र है, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है, पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत है। पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से उद्धृत जो है उद्धृत है, ठीक है। तो हल्दी घाटी, किससे, हल्दी घाटी से। दीपदान एकांकी का केंद्रीय पात्र क्या है, तो साथियों इसमें आपके जो है 39 नंबर के में, तो आपके क्या है, पन्ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 40 नंबर के प्रश्न में जो है आपके हल्दी घाटी, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। 41 नंबर का प्रश्न है,
राजियारा सोरठा में राजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये कवि के सेवक के लिए प्रयुक्त हुआ था। किसके लिए? कवि के सेवक के लिए। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल सीधे सीधे ही आंसर लगाना है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तंबू जो है यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे तंबू जो है आपके बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 43 नंबर का प्रश्न है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो यहाँ हम बात करते हैं 43 में आपके, तो यहाँ किसका वर्णन है जो आपके किया गया है? तो आपके इसमें ऑप्शन नंबर 4, नाम और यश की लालसा का। किसका? नाम और यश की लालसा का। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र है। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र क्या है? हामिद। केंद्रीय पात्र कौन सा है इसका? हामिद। आपको क्या करना है, जैसे कहानी दे रखी, नाटक, उपन्यास, इन सब के आपको पात्र जरूर याद रखने हैं। जैसे आपका नाटक भी हो गया लहरों के राजहंस, ठीक है, तो उसके पात्र अभी 2022 वाला जो पेपर हुआ था, 2023 वाला, ठीक है, 22-23 वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपको जो है लहरों के राजहंस नाटक था, उसके पात्र ही पूछे गए हैं, तो आपको खास तौर से पात्रों के नाम जरूर याद रखने हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? किस संप्रदाय की स्थापना की थी? यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ प्रश्न जो है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं कि आपको भी कुछ पता है कि नहीं है, ठीक है। तो दादू पंथ की, ब्रह्मा समाज की, निर्गुण संप्रदाय की, परम ब्रह्मा संप्रदाय की। किसकी? परम ब्रह्मा संप्रदाय की। 46 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह घटना प्रधान एकांकी है। यही बिल्कुल जो है आपका असत्य है। पहला नंबर का ऑप्शन ही बिल्कुल जो है सही हो गया आपका। इसमें पृथ्वीराज की वीरता और कुशलता का स्वाभिमान चित्रित है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके संवाद पात्रों की मनोदशा को भली भांति प्रकट करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसमें संकलन तरह के नियम का निर्माण हुआ है, ये भी जो है आपका बिल्कुल आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन है इसमें गलत है, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को उद्घाटित करता है? तो आपके 47 नंबर का जो प्रश्न है इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, ठाकुर केसरी सिंह भारत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपके यहाँ पे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करूं, अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर का, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्र से क्या अभिप्राय है? तो 48 की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें क्या अभिप्राय है? तो पीले पड़ गए पत्ते, सड़ी गली परंपराएं, आसक्त और वृद्ध व्यक्ति, शाश्वत जीवन मूल्य। तो 48 में जो है आपके यहाँ पे सड़ी गली परंपराएं जो है आपके जीर्ण शीर्ण जो पत्र है उसके अंदर उसकी जीर्ण पत्र का मतलब क्या हुआ? सड़ी गली परंपराएं, ठीक है। दूसरे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है। 49 नंबर का प्रश्न है, मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं? कथन वाले प्रश्न कैसे आते देख लो। और ऐसा प्रश्न आपने भी देखा होगा सेकंड ग्रेड 2022 का, उस पेपर को देखना। इस पेपर के सामने वो कुछ भी नहीं है, ऐसे इसके सामने जो वो है सॉरी उसके सामने ये पेपर कुछ नहीं है, ठीक है। इतना टफ पेपर था वो कि जैसे किसी ने फर्स्ट बार में दिया होगा तो थोड़ी तो उसको हिचकिचाहट हुई होगी। इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता है, यह स्वानुभूति और आत्मनिवेदन से परिपूर्ण है। इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है, इसमें श्रुति मधुर वर्ण योजना है। आपके यहाँ पे इसमें कौन से नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा? तो 49 की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके इसमें जो है इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है, विशद वर्णन है, ठीक है। ये गलत संयोग श्रृंगार का नहीं है, मेरा में तो जो है आपके जो है उसमें प्रेम भाव का है इसमें, ठीक है। मीरा तो कृष्ण के प्रति प्रेम की ओर रखती थी, है ना। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बेराए जग यही पाए बोराय। उक्त दोहे का अभिप्रेत अर्थ क्या होता है? कनक कनक का अर्थ एक का सोना और एक का दतुरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके 50वें नंबर का प्रश्न है, इसके अगर मैं बात करती हूँ तो इसका सही जो है आंसर वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावला हो जाता है, ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न है,
बाबूजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? तो किस राज परिवार से है? तो इनका संबंध तो मेवाड़ से है। किससे है? मेवाड़ से। 52 नंबर का प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या की तुलना किससे की थी? तो संध्या की तुलना इन्होंने किससे की थी? तो सुंदर नारी से की थी। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था? तो राजा से क्या मांगा था? इन्होंने प्राण दंड मांगा था। पढ़ना कभी बहुत शानदार है, ये भी पढ़ने में मजा आएगा बिल्कुल, ठीक है। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला कौन है? तो इसमें अगर आपके कौन है तो वो है आपके आनंदी। एटम बम कहानी के रचनाकार है। एटम बम कहानी के रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके 55 नंबर का जो प्रश्न है इसमें, तो अमृतलाल नागर। एटम बम कहानी के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न है, धरती दोहरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई थी? तो किससे की गई थी? आपके स्वर्ग से की गई थी। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? क्या नाम है इनके गजल संग्रह का? तो इनके गजल संग्रह का नाम है साये में धूप। साये में धूप। ताही अहिर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, अर्थात कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचते, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या माना गया था? तो गोपियों का निश्चल प्रेम, कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान किस गद्य की किस गद्य विधा की रचना है? तो अग्नि की उड़ान जो है आपके आत्मकथा है ये, ठीक है। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? हार की जीत जो है आपके एक आदर्श उन्मुख यथार्थवादी जो है कहानी है। 61 नंबर का प्रश्न है, मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं 61 नंबर में, तो बचपन में, यात्रा के समय, छात्रावस्था में और वृद्धावस्था में। तो यहाँ आपके जो है छात्रावस्था में जो है इनकी जो जीवन में मित्रता की धुन की सवार होती है। 62 नंबर का प्रश्न है, निर्वासित कहानी के रचयिता है। निर्वासित कहानी के रचयिता कौन है आपके? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ आपके, तो सूर्यबाला, विजयदान दत्ता, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सुदर्शन, ये तो आपके सेकंड ग्रेड के पार्ट में भी लगी हुई है और आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मेरे जो है वेबसाइट है हमारी, गूगल वेबसाइट प्रबोध-क्लासेज.in लगाना। क्या लगाओगे? प्रबोध-क्लासेज. और इन लगा के आप सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आपको जो है सेकंड ग्रेड की जितने भी कहानी नाटक जो भी है वो पूरा जो है आपको सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। निर्वासित कहानी के रचयिता कौन है? तो वो है आपके सूर्य बाला। भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? भोर का तारा। तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके ये जो है स्कंद गुप्त से संबंधित है। भोर का तारा जो है आपके जगदीश चंद्र माथुर, यानी इनका नाम है जो स्कंद गुप्त नामक प्रतापी शासक से संबंधित है, ठीक है। 64 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस छद्मवेश में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते यानी बर्लिन पहुंचे थे? तो 64 की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके वो सन्यासी, मौलवी, पादरी और बौद्ध भिक्षु, तो आपका यहाँ पे जो है मौलवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, पेसोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील है, झील किस शहर में है? तो किस शहर में है वो? तो वो है आपके उदयपुर शहर में। 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध सुदित शोषित निरस्त्र जन, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो भारत माता सुमित्रा नंदन पंत की विडम्बना नरेश मेहता, और भारत की श्रेष्ठता इनके जो लेखक है वो मैथिली शरण गुप्त हैं, और कुरुक्षेत्र जो है आपके दिनकर, नामधारी सिंह दिनकर। तो ये किससे ली गई है, किनकी पंक्तियां है ये? तो 66 की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। पंत का पूरा नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है, जो इनकी कविता से ली गई है। 67 नंबर का प्रश्न है, पंत कृत भारत माता। अब आपको देख लो, जस्ट अगर आपको ये 66 नंबर का प्रश्न अगर किसी को नहीं आया होगा तो आप यहाँ से कर सकते हो कि पंत कृत भारत माता, यानी कि भारत माता के पंत से ली गई थी, ठीक है। कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? सतत विलासिनी, ग्रामवासिनी, सरदेंदु हासिनी और गीता प्रकाशिनी। तो 67 नंबर का प्रश्न जो है आपका, इसमें सतत विलासिनी का प्रयोग जो है प्रयुक्त नहीं हुआ था। किरण धेनुए कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह क्या चरता है?
तो इसके अंदर 68 में अगर मैं बात करती हूँ तो आपके वो अंधकार, ठीक है, क्या चढ़ता है, अंधकार, ठीक है। 69 नंबर का प्रश्न है, बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है भारतीय संस्कृति का अंग, तो वो है आपके भौतिकवादी विचारधारा। द्विवेदी जी ने सीरीज पुष्प के माध्यम से किस काल दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है, तो किस दार्शनिक सत्य को अभिव्यक्त किया है, तो 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपके संसार की परिवर्तनशीलता, दूसरे नंबर का ऑप्शन जो आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। 71 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर पराडकर के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, यहाँ पे श्रीधर पाठक हो सकता है, ठीक है, श्रीधर पाठक, यहाँ की ये गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे श्रीधर पाठक के अनुसार भारत के महाशक्ति बनने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या थी, तो 1 नंबर के प्रश्न में जो है आपकी क्षमता का अभाव, योग्यता की कमी, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव और आवश्यकता संसाधनों की कमी। जहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव। गाय करुणा की कविता है, गोरा पाठ के अनुसार ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका, आपके महात्मा गांधी का। मानस का हंस नामक उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है, तो अमृतलाल नागर का, ठीक है। इंद्र जम्ब पर बाड़व अब जो अम्ब पर काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है, मोस्ट ये पहले भी पूछी गई है कई, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है आपके, तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो भूषण इसके रचनाकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, तो क्या संदेश देना चाहता है वो, तो कवि देना चाहता है कि सुख दुख दोनों में मस्त रहने का, ठीक है, कि आपके जीवन में सुख हो या फिर दुख, आपको हमेशा मस्त ही रहना है। जैसे कि आपको भी अभी जो है इनसे सीख लेनी चाहिए कि जिंदगी में दुख सुख चलते रहते हैं, आपको सिर्फ आपका लक्ष्य प्राप्त करना है, पढ़ना है सिर्फ और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। मेरा नया बचपन कविता रचना किसने की है, ठीक है, किसकी रचना है ये, तो अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, मेरा नया बचपन। जैनेन्द्र कृत बाजार दर्शन में किस बात पर बल दिया गया है, तो किस बात पे बल दिया गया है यहाँ आपके, तो आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं खरीदने पर, किस पर, जरूरत जितनी जरूरत हो उतने ही वस्तुएं खरीदे। शिष्टाचार सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर, खोखलेपन और दिखावटीपन को व्यक्त करने वाली रचना इनमें से कौन सी है, तो कौन सी है यहाँ पे, तो हम बात करते हैं तौलिए, कौन सी है, तौलिए। लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो आपके 79 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो इस अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये आपका जो है असत्य है, जबकि इसका संबंध होता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण आधारित माना है, रीति को गुण आधारित माना है, तो किसने माना है, तो आपके वामन जो है इन्होंने गुण आधारित माना है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आपके कौन सा कथन असत्य है, 81 वाले क्वेश्चन में तो हम बात करते हैं तो माधुर्य गुण में ट ठ ड ड से बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, तो ये आपका जो है कथन असत्य है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जो है इसके काव्य शास्त्र के। राजन देहु तुरंग मोई अथवा देहु मतंग, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है, तो कौन सा काव्य दोष है इसके अंदर अगर हम बात करें तो दुष्कर्मत्व, ठीक है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उस उक्त पंक्ति में उपमेय है, तो उपमेय कौन सा है इसमें, तो हम बात करें तो सभा, कौन सा है, सभा, ठीक है। 84 नंबर का प्रश्न है, सुन बीती पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, उक्त काव्य पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है, देख लो आपके पास शब्द शक्ति का क्वेश्चन आ गया है, काव्य दोष का आ गया है, उपमेय उपमान इसमें आ गया है आपका, ठीक है। पूरे जितने भी आपके टॉपिक सब में से आपके एक एक प्रश्न दो प्रश्न आपको पूछा गया है, तो आपके इसमें कौन सा है, सुन बीती पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु बिनु लिखा चितेरे, उक्त काव्य पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है यहाँ आपके, तो विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है। 85 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा, ठीक है। जो कौन सा है जो उसमें आपका दोहा और वो किससे उससे संबंधित नहीं है, जो इसमें कथन गलत दिया हुआ है, तो 85 नंबर के प्रश्न में जो है आपके तीसरे नंबर का ऑप्शन है, जो कि इस दोहे में आपके भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। सोरठा
छंद के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके यह मात्रिक विषम छंद है, ये कथन जो है आपका बिल्कुल गलत है। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ 87। इनमें से कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभव का द्योतक है? ठीक है, तो कौन सा है? तो वो आपका कटाक्षपात। ठीक है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोय। प्रस्तुत काव्यांश में उद्दीपन विभाव है, तो कौन सा है इसमें? तो यहाँ हम बात करते हैं 88 नंबर के प्रश्न में, तो है दीन दशा। ठीक है, कौन सा है? दीन दशा। और आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब आया है आपका हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न। आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है 89 नंबर के प्रश्न में? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? संधि काल जो इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने क्या कहा था? संधि काल और संधि व चारण काल। क्या कहा था? संधि व चारण काल इन्होंने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो कौन सी वीर गाथात्मक है? तो आपके यहाँ पे कीर्ति लता जो है इनकी वीर गाथात्मक रचना है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है आदिकाल के जैन साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपकी वर्ण रत्नाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके जो यहाँ पे है, संतों ने साधना में शास्त्रीय ज्ञान को अनिवार्य माना है, जो कि ये गलत है। ठीक है। इनमें से किस विकल्प में कृति यानी रचना और रचनाकार सम्मिलित नहीं है? ठीक है। तो 93 में अगर मैं बात करती हूँ तो आपके कबीर परचई जो है आपके रैदास, ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपकी किसकी है? कबीर की है। ठीक है। कवि कुलकंठाभरण के रचनाकार हैं, तो कौन है कवि कुलकंठाभरण के? 94 के प्रश्न की अगर मैं बात करती हूँ तो दुल्ला। किसकी है ये? दुल्ला की रचना है वो। भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका कवि वचन सुधा किस वर्ष में आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपके कवि वचन सुधा का आरंभ क्या है? 1868 ईस्वी। ठीक है। और यहीं से जो है आपके भारतेंदु युग का जो है आरंभ माना जाता है। ठीक है, शुक्ल के अनुसार। इनमें से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी रचना कौन सी है? सूर्य विष्णु प्रिया। ठीक है, ये आपका जो है बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, रचनाकार और रचना से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? 97 में अगर मैं बात करती हूँ तो आपका अमरकांत कितने पाकिस्तान जो है इनकी गलत है। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर का, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? 98 नंबर का जो प्रश्न है इसमें, तो खोई हुई दिशाएं ये किसका? मोहन राकेश का नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना को 2017 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? प्रश्न कौन सा है? 99 नंबर का। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपके खोई हुई दिशाएं किसका है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो किसका है? कमलेश्वर का है। ठीक है, कमलेश्वर का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? 90 सॉरी कितने नंबर का प्रश्न है ये? 99 नंबर का प्रश्न है। इनमें से किस रचना को 2017 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यामा, उर्वशी, जिंदगी नामा और चिदम्बरा। तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके जिंदगी नामा। ठीक है, इसको जो है 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और ये जिंदगी नामा किसकी है रचना? तो अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी है? आपके कृष्णा सोबती की। किसने है? इसके लेखक कौन है? लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। ठीक है। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, तो कौन हुए थे? तो अगर यहाँ हम बात करते हैं आपके, तो जॉर्ज ग्रेसन, लल्लूलाल सदल मिस और गिल क्राइस्ट। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके, तो गिल क्राइस्ट जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। किसके? विलियम कॉलेज के, फोर्ट विलियम कॉलेज के।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिम हिंदी की है? तो पश्चिम हिंदी की बोलियां कौन सी है? तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ये आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, जॉर्ज ग्रेसन ने खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया था? तो किस नाम से किया था इन्होंने? इन्होंने किया था वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी। ठीक है, द मॉडर्न लिटरेचर, द नॉर्दर्न लिटरेचर वाली। ठीक है, अगला प्रश्न है, 103 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? तो कौन सी बोली है? तो आपके 103 नंबर के प्रश्न में जो है आपके बघेली। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बघेली। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा, बालकांड रामचरितमानस में यह कथन किसका है? किसका है ये पंक्ति, जो है किसका कथन था ये? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आपके ये किसका था? शिव जी का। किसका था? शिव जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किसने किससे कही थी? तो किसने किससे कही थी? तो यहाँ हम बात करते हैं तो आपके ये कृष्ण ने उद्धव से कही थी। किससे कही थी? कृष्ण ने उद्धव से कही थी। गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाव। इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है? तो किस भाव की हुई है? तो मीरा का तो देख लो आप, मीरा जो हमेशा कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति किस प्रकार का भाव रखती थी? तो वो रखती थी हमेशा आपके माधुर्य भाव। ठीक है, कौन सा भाव? माधुर्य भाव। अजो तरियोना ही रयो श्रुति सेवक इक रंग, नाक पास बेसरी लियो बसी मुकुतन के संग। उक्त दोयों में कवि का अभिप्रेत अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? तो अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने तो सत्संग का महत्व बताना। ठीक है, चौथे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकम बरसाम बितिया गुण चौचंद गुणीस, विसर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलट्टी शीस। वीर सत्सई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया था? तो किसकी ओर संकेत किया गया था? तो यहाँ मैं बात करती हूँ आपके, तो विक्रम संवत 1914 की सैनिक क्रांति की ओर। ठीक है, 109 जो है 9 नंबर का प्रश्न है, खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पिता मैं पास हूँ। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित ये कथन किसका है? तो किसका था ये कुरुक्षेत्र में? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपके युधिष्ठिर का था। किसका? युधिष्ठिर का। कामायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके यहाँ पे इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो आपका सही नहीं है। 111 नंबर का प्रश्न है, कृत कृत्य हुआ में तात, पधारे आप असाध्य वीणा में, यह कथन किसका है? तो किसका है ये असाध्य वीणा में कथन? तो अगर इसकी हम बात करें तो आपके ये राजा का कथन था। आचार्य शुक्ल ने उत्साह, रामचंद्र शुक्ल का जो है उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना गया था? तो सच्चा उत्साही इसमें किसको माना गया था? तो आपके कर्म सौंदर्य के उपासक को। ठीक है, कर्म सौंदर्य के उपासक को जो है सच्चा उत्साही माना गया था। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका अंकों को दृश्य में विभाजित किया गया है, तो ये आपका कथन जो है इसमें गलत है। तू करता तू बया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी वली गई जित देखू तितु तू। उक्त साक्य के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो क्या प्रभाव पड़ा था? अहम भाव का तिरोभाव प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है? तो कौन सा कथन है जो लक्ष्मी का नहीं है? तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, ये कथन किसका है जो लक्ष्मी का नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ, मैं पौधा बन गया हूँ, मैं पौधा बन गया हूँ। ठीक है, इसका यह है कि मैं पौधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण उसने कहा था कहानी में, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आपके अगर हम बात करें तो वजीरा सिंह का। किसका है? वजीरा सिंह का। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है, तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या था?
दाम्पत्य संबंधों का विघटन। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण है। तो क्या है यहाँ पे? मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। ठीक है, पहले नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में, अब यहाँ से आपके जो है टीचिंग मेथड के जो है आपके प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है जिस विधि में, कौन सी विधि में, किस विधि में किया जा सकता है? तो यहाँ आपके जो है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत अथवा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि है। तो कौन सी विधि है? आपके प्रदर्शन विधि। अगले प्रश्न की ओर मैं बात करती हूँ। वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, तो वो कौन सी है? तो वो है आपके दल शिक्षण विधि। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि है। तो कौन सी है इनसे संबंधित? तो वो है आपकी अभिकर्मित अनुदेशन विधि। विभिन्न विषयों में निहित ज्ञान की एकता को स्पष्ट करने के लिए सह संबंध आवश्यक है। वह शिक्षण जिस विधि से होगा, तो कौन सी है वो? तो वो है आपकी समवाय शिक्षण विधि। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो कौन सी विधि के अंदर दिया जाता है? तो वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। श्रुत लेखन अभ्यास विधि का उद्देश्य है। तो कौन सा है साथियों? यहाँ पे अगर 125 नंबर के प्रश्न की मैं बात करूं तो इसमें आपका जो है ये सभी छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना, लेखन की गति में वृद्धि करना। ठीक है, 126 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? अगर यहाँ हम बात करते हैं तो शिक्षण की समय अवधि तय नहीं करें, ये वाला ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही माना गया है। ठीक है, किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा आधार का कार्य करती है। इस हेतु जो विधि है वो कौन सी है? तो यहाँ अगर मैं बात करूँ प्रश्न के बारे में तो आपका जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद विधि, ये बिल्कुल सही है। मातृभाषा का आधार व्याकरण विधि पर ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए। भाषा प्रयोगशाला विधि की उपयोगिता देखी जा सकती है किसमें? तो आपके ये सभी। ठीक है, अन्य छात्रों के अध्ययन को प्रभावित किए बिना स्वगति से सीखना, अध्यापक अभ्यास को अधिक बल देने का अवसर प्राप्त होना, भाषा अर्जन की सक्रिय वातावरण निर्माण की अधिक संभावना। तो ये सभी ऑप्शन आपके जो है बिल्कुल सही है। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। तो किसमें किया जाता है आपके? तो ये है आपके फ्लैश कार्ड द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लैश कार्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य उपकरणों के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो आपका जो शिक्षक का स्थान ले लेते हैं ये वाला कथन जो है बिल्कुल सत्य नहीं है। कक्षा शिक्षण में उच्चारण में एकरूपता लाने में सहायक होगी। तो कौन सी विधि? भाषा शिक्षण यंत्र विधि। दूसरा नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। कार्ड पर लिखे गए शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है जिस विधि में, कौन सी विधि में किया जाता है? तो वो है आपकी साहचर्य विधि। बिल्कुल टीचिंग मेथड के प्रश्न जो आपके सीधे सीधे हैं। तो आपको 125 नंबर से आपके जो टीचिंग मेथड के प्रश्न शुरुआत हुए थे, देख लो आप कितने प्रश्न आपके टीचिंग मेथड के आते हैं। आगमन विधि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विधि की जो है कौन सी जो आपके आगमन विधि की विशेषता नहीं है? तो सामान्य से विशेष की ओर छात्रों की वृत्ति दिखाई पड़ती नहीं, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत है। मौन वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन है जो आपका असत्य है? तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपका सभी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आपके जो है 6 के बाद तो आपका मौन वाचन का जो है उपयोगी 4th क्लास के बाद तो, ठीक है, तो वो तो उपयोगी नहीं है। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है? तो जैसा का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने का कारण इनमें से कौन सा हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? तो आपका वो शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना तथा प्रयत्न लागू दोनों। ठीक है, विद्यार्थी की उपलब्धियों व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है? तो आपके सतत मूल्यांकन के द्वारा जो है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है।
इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अगर हम बात करते हैं तो अ कंठ्य ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है बिल्कुल, ई मूल स्वर है और ई संयुक्त स्वर है। तो आपका जो चौथे नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ये गलत ऑप्शन था। ठीक है, ई संयुक्त स्वर है, ये गलत है। ठीक है, ई भी क्या है आपका दीर्घ स्वर है। क्या है? आ, ई और उ। ठीक है, ये आपके तीनों जो है दीर्घ स्वर है। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है। ठीक है, तो आपका जो है महाप्राण कौन सा होता है? स, श, श और है। ठीक है, य, र, ल और व, ये तो होते हैं आपके अल्प प्राण, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व तो होता है आपका अल्प प्राण, और ये होता है आपका य, र, ल और व, ये होता है अल्प प्राण, और श, श, श और है आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो आपका चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? ठीक है, तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपका श जो है इसका अन्य से भिन्न है। ठीक है, आगे बात करती हूँ, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करते हैं तो घृत और नवनीत जो है आपके तत्सम शब्द है। बाकी आपके आमर, नारियल, गर्दभ, घोड़ा, काग और कोकिल ये आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द हैं, कौन कौन से जो है आपके तद्भव शब्द हैं? तो आपका कौन सा जो कंगन, कंगन जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? कौन से शब्द जो आपके विदेशी हैं? विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? मकान और दरवाजा जो है आपका विदेशी शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है? तो आपका वो है तेंदुआ। निम्नांकित शब्दों पर विचार कीजिए, भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय और कल्पना। तो अगर यहाँ मैं बात करती हूँ तो कल्पना जो शब्द है वो आपका जो है बिल्कुल अलग शब्द है। ठीक है, तो आपका कल्पना हो गया, और अगर और मैं बात करूँ तो सौंदर्य। ठीक है, ये दोनों जो है आपके सोचने समझने के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये दोनों अलग है। तो आपका ब और द चौथे नंबर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147 विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न जरूर हर बार पूछा जाता है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना कि विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? भव्यता। ठीक है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयुक्त जो है प्रयुक्त हुआ है या फिर प्रयोग हुआ है? तो अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके, आप गांव से कब आए, इसमें जो है आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आपके नवीनता जो है भाववाचक संज्ञा है विशेषण से बनी हुई। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अधिकाधिक। ठीक है, तो साथियों ये हो गए आपके पूरे 150 यानी 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अब हम कल करेंगे आज हुआ आपका 2018 वाला जो पेपर था वो कंप्लीट, कल करेंगे हम 2016 वाला पेपर, उसके बाद करेंगे हम 2000 आपका जो 14 में हुआ था जो पेपर, उसके बाद हम करेंगे 2023 में हुआ जो। ठीक है, तो हम ऐसे करके आपका सेकंड ग्रेड का पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।